स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे शानदार तरीके से और पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं। संविधान का टॉपिक आपको पता ही है लगातार चल रहा है, लेकिन आज से एक और टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि मैं पिछले दिनों पढ़ा नहीं पाया हूँ। हिस्ट्री मैंने पूरी कवर करा दी है, प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो इतिहास के आपको दो वर्जन मिलेंगे। फर्स्ट वर्जन मिलेगा एंशियंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन इतिहास का। सेकंड वर्जन मिलेगा आपको मध्यकालीन इतिहास का। वो लगभग मैंने कंप्लीट संपूर्ण करा दिए हैं और प्ले लिस्ट में वहां से दोनों पार्ट्स को आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। उसमें मुगल काल छूट गया था मेरे से, तो आज से हम मुगल काल और शुरू कर रहे हैं। चैनल देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी आपके टिल सिलेक्शन तक। चाहे दिल्ली पुलिस में लगी है, दरोगा बनी है, यूपी पुलिस में जाइए आप, आपको वर्दी पहनाने तक हम पूरे इत्मीनान से और धैर्य से और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके साथ जुड़ करके मेहनत करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे साथ मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो आज से मुगल काल को लेकर के भी हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो मुगल काल की ये पहली क्लास है। पहला क्लास का मतलब है कि परिचय है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चर्चा करेंगे मुगलों के बारे में, या मुगल वंश के बारे में, या मुगल नाम कैसे आया उसके विषय में चर्चा करेंगे। आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ने को मिलेगा, बहुत बेसिक चीज़ों को भी बताएंगे। पुलिस के एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं मुगलों से वो भी आपको बताएंगे। सारी चीज़ों को साथ में कवर करते हुए हम चलेंगे। यदि फिर भी आपको कोई शक समस्या लगती है, कहीं से कोई छूट जाता है, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका जवाब दिया जाएगा आपको यथावत अगली क्लास में। ठीक है, शक समस्या आपको कहीं पर किसी भी लाइन, किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस को लेकर के या किसी टॉपिक को लेकर के आती है। तो आज से मुगलों का टॉपिक शुरू हो रहा है और मुगलों में पार्ट फर्स्ट है जी। सिर्फ परिचय में बात करेंगे, बहुत धैर्य से आराम से नोट करिएगा। कोशिश रहेगी मेरी थोड़ा सा डीप तक आपको बताने की कि कहाँ कौन कौन सी स्थिति या परिस्थिति भारत में रही, उनके माध्यम से भारत में मुगलों का प्रवेश होता है और मुगलों का एक लंबे समय तक शासनकाल भारत में चलता है। ठीक है, तो धैर्य से पढ़ते रहेंगे और नोट्स बनाएंगे। ये एक नया टॉपिक आपको मिल रहा है आपकी आगामी आने वाली, आपको पता ही है टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर बहुत जल्दी सबमिट कर देगी कोई ना कोई कंपनी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को। उसके बाद कभी भी नोटिफिकेशन आपके लिए जारी हो जाएगा। आप पूरे तन्मयता के साथ, पूरी धैर्यता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, है ना, पूरे अंतर ध्यान के साथ पढ़ते रहिए। आप पूरा मेडिटेशन के साथ पढ़ते रहिए ईमानदारी से। और बहुत सारे टॉपिक मैं कवर करा चुका हूँ चैनल से। आप कोई भी क्लास उत्तर प्रदेश की उठा करके देख लीजिए या किसी भी और टॉपिक की। उम्मीद यही है मेरी, जहां तक मैंने पढ़ाया अपने अनुभव से, कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके लिए, चाहे पुलिस का देना, चाहे दरोगा का देना, चाहे कोई और बड़ी लेवल का देना एग्जाम्स। ठीक है, वनडे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो संविधान का भी टॉपिक आपको लगातार मिलेगा, ऐसा नहीं संविधान बंद कर दिया हमने। अल्टरनेटिव चलेगा, एक दिन मुगल की क्लास मिलेगी आपको, एक दिन संविधान की, एक दिन मुगलों की। इस तरीके से अल्टरनेटिव क्लासेस आपको चलती रहेंगी। दोनों टॉपिक्स का आपका रिवीजन चलता रहेगा और दोनों नोट्सों को आप बनाते रहिए। दोनों टॉपिक्स के नोट्स आप बनाते रहिए, जिससे कि आगामी आने वाले समय में जीएस को लेकर के आपके सामने समस्या ना खड़ी हो। और बाकी के टॉपिक भी आप पढ़ते रहिए लगातार। ठीक है, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो आपको बहुत तेजी से, बहुत फास्ट मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी कौन से टॉपिक में, जीएस वाले में। तो बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, उनका विशेष डिमांड्स रहती है मैसेज के माध्यम से कि सर वो टॉपिक रह गया, वो टॉपिक। तो सभी सब्सक्राइबर्स और हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी मांग को देख करके, डिमांड को देख करके, और चूंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, उस चीज़ को भी देख करके मैंने ये टॉपिक शुरू किया है मुगल काल का। इससे पहले दोनों टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उन टॉपिक को पढ़ लेना, मिडेवल और एंशिएंट के हैं प्ले लिस्ट में। तो मुगल और संविधान दोनों टॉपिक आपको मिलते रहेंगे डे बाई डे, अल्टरनेटिव डे। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। आज बेसिक परिचय है मुगलों का, मुगल के विषय में बात करेंगे, मुगल नाम के विषय में बात करेंगे, सबसे पहले कौन आया उसके विषय में, और एक लंबा शासन जो रहा बाबर से लेकर के, पहला शासक बाबर था मुगल वंश का भारत में। इन्होंने स्थापना करी मुगल वंश की। बाबर पिता और माता के दोनों के अलग अलग वंश थे, तो दोनों के वंशों को मानता था। जो तो मानने के लिए अफगानिस्तान की एक रियासत में, छोटी सी ट्रैक्सियाना रियासत थी, वहां पे जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को बाबर का। ठीक है, उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था और वहां पे जन्म होता है। उसके बाद 12 वर्ष की कुल अवस्था में गद्दी पर संभालते हैं जी। कितनी वर्ष की अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में एक बहुत बड़े राजकाज को संभालते हैं। और आप जितने पढ़ रहे हैं, आपकी अवस्था है पूरी 22 साल 23 साल, तो आप इस अवस्था में नौकरी ले लो। बाबर ने जब राज्य संभाला 12 वर्ष की अवस्था में अफगानिस्तान में, तो बहुत बड़ा राज्य संभाल लिया। आप समझ रहे हैं 12 वर्ष के क्या है हमारे यहाँ, तो वही नेकर और कच्छा पहन के घूमते हो बालक 12 साल में, है ना, गोली खाते हुए दुकान पे। और खैर कोई नहीं, वहां पे वो शासन में बैठ गया था बाबर। खैर
उस विषय में भी चर्चा करेंगे, डिटेल से बताएंगे आपका पूरा बाबर के विषय में। लेकिन पूरे उत्साह और एनर्जी आप बनाए रखिए, कमेंट करते रहा करो, कोई दिक्कत हुआ करे तो और उत्साह के साथ आपके कमेंट्स को देख करके उन पर विचार करके मैं क्लास को और अच्छे से कोशिश करता हूँ कि पढ़ाया जाए आपके लिए। तो टॉपिक मुगल है, शेयर कर दो, सबसे पहले शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करो रात की इस 9 बजे वाली क्लास में। तो देखिए मुगलों के बारे में बात करते हैं, जो कुछ लिखा है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड आप लोगों के लिए। तो जो मुगल शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। जो मुगल वर्ड है, जिसको मुगल 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 पढ़ते रहते हैं और पेपर में भी क्वेश्चन आएगा तो मुगल के नाम से आएगा। मुगल जो शब्द बना है वो किससे, लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना हुआ है, MONG, मोंग से। इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। और इस शब्द का जो अर्थ होता है, मुगल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बहादुर। मुगल का क्या अर्थ होता है, बहादुर अर्थ होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना, बेसिक जानकारी की हमारी ये क्लास है पहली। बहुत शांति से और धैर्य से तन्मयता से देखो, लैटिन भाषा का शब्द है मुगल, मोंग शब्द से बना हुआ है, MONG है ये स्पेलिंग, से मिला करके बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर। क्या होता है शाब्दिक अर्थ, बहादुर होता है। ठीक है, अब भारत में बात करेंगे, भारत में मुगलों की स्थापना का श्रेय किससे जाता है, कौन से वंश को जाता है, तो आपको पता ही है बाबर को जाता है। भाई भारत में मुगलों की स्थापना किसने करी, बाबर ने करी, सिंपल सी बात है। पुराने बच्चों को सभी को पता होगा, जो नई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे चैनल्स के साथ जुड़ करके वो आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चले मेरे साथ, और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप बिल्कुल फ्री होकर के। तो जो मुगल शब्द है वो लैटिन से बना हुआ, लैटिन मोंग नामक शब्द से, जिसका अर्थ बहादुर बताया गया है। अलग अलग इतिहास के सोर्स से जो मिला है मुझे, वो यही वाली लाइन मेरे ढूंढी है या मिली है आपके लिए बताने लायक। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने करी। किसने करी, बाबर ने करी मुगलों की स्थापना। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं बाबर के बारे में, थोड़ा सा बेसिक परिचय। वैसे बाबर की क्लास तो अच्छे से पढ़ाएंगे, ये परिचय वाली क्लास है मुगलों की बस, लेकिन ये भी पूरी नहीं है, दूसरा पार्ट बनाऊंगा परिचय में भी। तो देखो, शासक का नाम बाबर था, पिता की तरफ से बाबर था चगताई तुर्क मानता था अपने आप को, और माता की तरफ से जो इनकी माता का नाम था वो मानता था मंगोल वंश मानता था। कौन मानता था, बाबर मंगोल वंश मानता था। ठीक है, किसकी तरफ से, माता की तरफ से अपने आप को मंगोल वंश का मानता था। तो पिता की तरफ से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल। इन दोनों पॉइंटों को याद रखना। कहने का मतलब पिता और माता अलग अलग वंशों से थे दोनों, आप समझ ही रहे होंगे कहां से थे, अलग अलग वंशों से थे दोनों। पिताजी थे चगताई और माता थी मंगोल वंश से। लेकिन बाबर ने जब अपनी किताब लिखी, आत्मकथा लिखी बाबर ने, क्या लिखी बाबर ने, एक किताब लिखी बाबर ने, ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, आत्मकथा का नाम बाबरनामा। तो इस किताब में बाबर ने स्वयं को कौन से वंश का माना है, मंगोल वंश का। जब भारत में वो आया तो इसमें अपनी पुस्तक के माध्यम से उल्लेख मिलता है, बाबरनामा पुस्तक के माध्यम से उल्लेख मिलता है कि बाबर जब भारत में आया, भारत का शासक बना, भारत का बादशाह बना कह सकते हैं, अपने आप को मुगल बादशाह कहते थे। ठीक है, तो उसने अपने आप को किससे संबंधित बताया, माता से, कि मेरा वंश माता से ना के पिता से है। लेकिन कई बार किताबों में, पेपरों में, एग्जाम्स में यह भी प्रश्न पूछा गया कि चगताई वंश की स्थापना किसने करी, चगताई वंश की स्थापना किसने करी, जो कि पिता की तरफ से चगताई तुर्क था बाबर। तो आंसर आता है बाबर ने की थी। दोनों ही कंडीशन हम बता रहे हैं। अब प्रश्न माता की तरफ से आ जाए कि बाबर ने मंगोल वंश की स्थापना करी, या माता की तरफ से कौन से वंश का था बाबर, तो मंगोल वंश का मानता था अपने आप को। मंगोल से ही शब्द आया मुगल। क्या मानता था माता की तरफ से, मंगोल। कौन सी किताब में बताया बाबर ने, बाबरनामा में बताया है कि साहब हमारा संबंध हमारी माता जी से, इस वजह से हम कौन से वंश को मानेंगे, मंगोल को। और मंगोल से ही शब्द बना मुगल। कौन सा शब्द का जन्म हुआ, मुगल का। इस वजह से मुगल वंश की नींव भारत में रखी बाबर ने। किससे, माता की तरफ से रखी। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी आता है कि चगताई वंश किसने बनाया, बाबर ने। आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हो, मुगल वंश किसने बनाया, बाबर ने। तो दोनों तरफ से पूछ लिए गए एग्जाम, पिता की तरफ से भी पूछ लिया गया है और माता की तरफ से भी पूछ लिया गया है। ये दोनों पूछ लिए गए, मैं आपको बता देता हूं, है ना। इसमें बाबर को टॉपिक होगा, बाबर को एक पेज ऐसे निकाल के रखना। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। अब आगे बात करते हैं बाबर के जीवन काल। थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, ब्रीफ कर रहा हूं मैं, आगे डिटेल्स में आएंगे। बाबर के जीवन काल को 3 पार्टों में लिखा है इतिहासकारों ने। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर के भारत में आने तक, भारत विजय की अवस्था को, या भारत में जो विजय किया उसने, विजय पताका फहराई भारत में,
4 युद्धों को लड़ा लगातार भारत में। आगरा से बेपनाह मोहब्बत करता था, आगरा में पूरा जीवन काल रहा बाबर का। दिल्ली आने के बाद आगरा से ज्यादा लगाव रहा, आगरा में रहा। बागों को लगाने का शौकीन था, तो बागों को बहुत बड़ी संख्या में लगवाया, गार्डन जैसे बोल सकते हैं। आगरा में एक इसका उदाहरण भी है जो बाबर ने आगरा में स्थापित कराया। बाग का नाम क्या बोलते थे उस समय? आराम बाग बोलते थे, बाद में राम बाग हो गया। क्या बोलते थे? आराम बाग। आराम बाग का ही नाम बदल करके राम बाग हो गया। ये किसने स्थापना करी? बाबर ने स्थापना करी। तो जीवन में लगभग अगर बात करें बाबर के में, तो 26 से 30 तक भारत में रहा। 30 में उसकी मृत्यु आगरा में हो गई। तो 4 सालों में लड़ता भी रहा, भिड़ता भी रहा अलग अलग शासकों से, और बीच का समय जो कुछ महीने का मिलता था, न स्वांत लें तो वहां में, सांस लें तो भैया बाबर, और पेड़ पौधा लगाए हुए में बिजी रहें तो गार्डनिंग करता था, इंग्लिश में बात करें तो, है ना। बगीचों को या बागों को लगाने का शौकीन रहा बाबर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जीवन काल को बाबर को अगर डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, तो 3 पार्ट में बाबर को हम पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। मैं आपको बाबर का स्टार्टिंग का चरण भी बताऊंगा। स्टार्टिंग इसकी अफगानिस्तान से ही हो रही है, अफगानिस्तान से ही भारत में आया था, प्रवेश किया था इसने। तो पहला पार्ट भी अफगानिस्तान का पढ़ेंगे इसका, दूसरा पार्ट भी अफगानिस्तान का पढ़ेंगे, है ना। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना कि भारत में जो व्यक्ति आया, एक लंबे समय तक शासन करके गए, वो कहां से स्थापित हुए, उनकी जड़ें कहां पे थी, किस तरीके से स्टार्टिंग होती है, कहां कहां पे उसने लड़ाइयां लड़ी। भाई 12 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठ गया और लड़ाइयों को लड़ लिया उसने। आप पे पुलिस और दरोगा की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, बिल्कुल लड़ी है। और आपकी अवस्था तो 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल की है। वो 12 वर्ष की अवस्था में शासन में बैठ गया, है ना। और उस आसपास के रियासतों में कई राजाओं को हरा दिया उसने, अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में। तो आप 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला आरंभिक जीवन पढ़ेंगे, आरंभिक जीवन कैसा रहा स्टार्टिंग का, बचपन का, और काबुल को जीता उसने। फिर काबुल का शासक बन गया सेकंड में। तीसरे में भारत विजय को पढ़ेंगे। ये 3 पार्टों में बाबर को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तीसरा पार्ट क्या रहेगा? भारत में विजय का, 1526 से 1530 तक का, 4 साल का भारत में उसका वो रहा, शासनकाल रहा अगर बात करें तो बाबर का। ठीक है, इंडेक्स होगी जहां में ये खिलजी वंश नहीं आगे हमें मुगल लिखा होगा स्टार्टिंग में, देखा। अब आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा टॉपिक ढूंढवा रहा हूँ किताब में वो भी देखना है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको पुस्तक। तो मुगल वंश का ऐतिहासिक स्रोत सबसे पहले हमें जानकारी करनी है। क्या करना है? मुगल वंश का ऐतिहासिक। भाई मुगलों को पढ़ने से पहले ये पता लगाओ कि मुगलों के विषय में जो किताबें लिखी गई हैं वहीं से तो जानकारी आई है, और उन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद उनके तर्जुमा हुए, उनके अनुवाद हुए अलग अलग भाषाओं में, उसके बाद पुस्तकें लिखी गई हैं। जिन पुस्तकों को पढ़ के हम पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के पेपर में आंसर देंगे और उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी। वो एक प्रोसेस चली आ रही है। तो सबसे पहले किसी भी वंश को या किसी भी एक साम्राज्य को पढ़ने से पहले उसकी जानकारी कहाँ से लेते हैं? पुस्तकों के माध्यम से। इतिहास जो हमें मिलता है जानकारी के रूप में, वो पुस्तकों से मिलता है, रचनाओं से मिलता है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं रही। ठीक है, तो देखो हेडिंग डाल लेना, मुगल वंश का ऐतिहासिक स्रोत। मुगल वंश का ऐतिहासिक स्रोत, जो इतिहास हमें जानकारी देता है कौन कौन सी रचनाओं से। अच्छा, ये किताबें बहुत एग्जाम्स में भी आती हैं, और मैं साथ साथ आपको पढ़ाता भी रहूंगा। क्या करूंगा? साथ साथ आपको पढ़ाता रहूंगा अलग अलग टॉपिक में। लेकिन कुछ किताबें मैंने सेलेक्टेड लिखी हैं, यहां से आप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उन पुस्तकों को नोट करते रहिएगा। सबसे पहले बाबरनामा। भाई पहले शासक की किताब पढ़ेंगे हम, जो पहला भारत में एंट्री करता है, भारत में प्रवेश करता है, उसमें लिखा है उसने भारत के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। किसमें लिखा है? भारत के बारे में उसने लिखा है, बाबरनामा। और बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है? तुझके बाबरी। बाबरनामा पुस्तक का भैया दूसरा नाम क्या बेटा? आराम से धैर्य से लिखते रहो और शेयर कर देना दबा के क्लास को। ये क्लास बहुत शानदार और जबरदस्त होने वाली है आपके लिए, आप चिंता ना करो। पूरा डिटेल में डीप में पढ़ाएंगे मुगलों के बारे में। तुझके बाबरी बोलते हैं इसको। और तीसरा भी नाम है वाकयाते बाबरी भी कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? वाकयाते बाबरी। 3 नाम मैंने जो आपको बताए, तीनों नामों को आप पढ़ लीजिएगा। बाबरनामा के नाम से ज्यादा पेपरों में पूछी गई है, तुझके बाबरी भी आ जाती है एग्जाम्स में, और तीसरा नाम वाकयाते बाबरी भी लिख लीजिए। एक ही पुस्तक के 3 नाम है भाई साहब। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तीनों किताबों ने, सॉरी माफ कीजिए, एक ही पुस्तक को 3 नामों से जाना जाता है, या इसके 3 नाम है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सी भाषा में लिखी गई है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आत्मकथा है ये बाबर की, इस बात को जान लीजिए आप। बाबरनामा क्या है? बाबरनामा बाबर की क्या है भाई साहब? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है। खुद लिखने वाला व्यक्ति था, खुद ही लिखी है। आत्मकथा को मतलब खुद लिखी हो, और एक आध और सहयोग ले लो, कोई दिक्कत ना, ले लेते हैं। तो बाबर ने कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में।
ठीक है, तुर्की भाषा में इसको लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। किसने लिखा है तुर्की भाषा में? बाबर ने। ये भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा है क्योंकि जो मुगलों की भाषा रही है, पूरे मुगलों की जो भाषा रही है वो फारसी भाषा रही है। लेकिन बाबर ने अपनी किताब कौन सी भाषा में लिखी है? सबसे पहली किताब आत्मकथा तुर्की भाषा में। इस वजह से कई बार भाषा गलत मत कर देना, इसे याद रखना, तुर्की। ठीक है, अब इसी किताब को कई बार चेंज भी, देखो मैडम बेवरीज एक लेखक थे, मैडम बेवरीज, इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया इस भाषा का, माफ कीजिए, इस पुस्तक का किस में अनुवाद किया? अंग्रेजी में। दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया इस किताब का। कब? 1598 में, अकबर के शासनकाल में होता है ये। ठीक है, उर्दू में भी इसका अनुवाद किया गया, उर्दू में नसरुद्दीन हैदर ने इसका अनुवाद किया। तो 3 बार इसके अनुवाद लिखा है मैंने, सिलेक्टेड है। वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो बेटा मैं बस इतना ही बता रहा हूं कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा या तुझके बाबरी। कौन सी भाषा में लिखी बाबर ने? तुर्की भाषा में लिखी है, इतना याद रखना। इसके मैंने अनुवाद भी बता दिए। फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया 1598 में। अब्दुल रहीम खान खाना एक विद्वान था, क्योंकि ये संस्कृत और फारसी भाषा का विशेष विद्वान था। इसने अकबर के शासनकाल में बहुत सारी अलग अलग ग्रंथों को भी अनुवाद किया, तो इसका भी फारसी में अनुवाद किया। उर्दू में नसरुद्दीन हैदर ने अनुवाद किया। मैडम बेवरीज ने अंग्रेजी भाषा में लिखा इसी आत्मकथा को, है ना? तो इसे नोट कर लेना। अब मुगलों के बारे में या बाबर के बारे में प्रमाणिक तौर पर पूरे इतिहास की जानकारी ये किताब देती है, भारत में स्टार्टिंग कैसे होती है मुगलों की। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। दूसरी किताब तारीख ए रसीदी, ये दूसरी रचना है। इसे किसने लिखा? मिर्जा मोहम्मद हैदर ने। ये बाबर का संबंधी था और बाबर के साथ में ही भारत में था, तो अपने इसने आंखों देखा हाल लिखा है भारत के बारे में, बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में। इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे शासन इन्होंने चलाया भारत पर। मिर्जा मोहम्मद हैदर ने कौन सी किताब लिखी है? पुस्तक का नाम तारीख ए रसीदी। बाबर के साथ भारत आया था, तो बाबर और हुमायूं के स्टार्टिंग के शासनकालों को भारत में उल्लेख किया है, प्रकाश डाला है। किसने प्रकाश डाला है? हैदर ने। ठीक है, मोहम्मद हैदर। आजकल सीमा हैदर चर्चा में चल रही है, ये मोहम्मद हैदर है, ध्यान रखना है ना। सीमा हैदर कहती है हमें तो ठकुराइन भी प्यार से कह सकते हैं आप, कहो भैया जो कह चुके हैं सो। आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है हुमायूं नामा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, ये बाबर की लड़की है साहब, गुलबदन बेगम। आगे पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। तो गुलबदन बेगम ने अपने भाई के बारे में लिखा है, इसमें प्रकाश डाला है अपने भाई के जीत के, हार के और पूरे शासनकाल के विश्लेषण पर। तो हुमायूं का उल्लेख किया है कौन सी किताब में? हुमायूं नामा में। भाई लॉजिक तो पढ़ियो, हुमायूं नामा, हुमायूं नाम आ रहा है और पीछे नाम आ रहा है, कहने का मतलब हुमायूं के जीवन काल को ज्यादा लिखा है। किसने लिखा है? उसकी बहन ने लिखा है। बहन का नाम गुलबदन बेगम, और कौन थी? बाबर की जे पुत्री थी, बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। किताब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट लेना और छाप लेना। जैसे जैसे टॉपिक में मैं प्रवेश करूंगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनको पढ़ाऊंगा, तब भी ये रिपीट होंगी किताबें। लेकिन उससे पहले ये किताब ही हमें परिचय देती हैं मुगल वंश के विषय में। एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण परिचय इन पुस्तकों से मिलता है मुगलों का भारत में। ठीक है, आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है अकबरनामा, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड है। देखो पुस्तकें तो बहुत हैं इतिहास में, सेकंड पार्ट और पढ़ाएंगे बेसिक परिचय इसी का मुगलों का। अभी तो परिचय पे ही बात करेंगे 2 दिन तक बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर हुआ तो तीसरे दिन भी परिचय बताएंगे, मुगलों का पूरा प्रशासन बताएंगे आपको, मुगलों की भाषा के बारे में बताएंगे, मुगलों के सिक्कों के बारे में बताएंगे, मुगलों के चित्रकारों के बारे में बताएंगे। ये सारे प्रश्न पूछे गए, ये परिचय में ही बता देंगे आपको स्टार्टिंग में। फिर एक एक करके शासकों के जीवन कालों पर, शासकों की अलग अलग योजनाओं पर, शासकों के अलग अलग युद्धों पर, शासकों के किलों निर्माण पर, शासकों के बागों को लेकर के सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। किस किस के लिए कौन सा शासक भारत में जाना गया। ठीक है, तो अकबरनामा, अकबरनामा 3 भागों में लिखी गई है, इसको भी नोट छाप लेना। कितने भागों में पुस्तक लिखी है? ये 3 पार्ट है इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्योंकि देखो किताब लिखे हुए बैठे थे तो सालन लग जाती, कई कई साल तक लिखी गई। अकबरनामा की अगर बात करें तो इसे अबुल फजल ने लिखा है मेरे ख्याल से। हाँ, अबुल फजल लेखक थे इसके, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल आगरा के थे, आगरा में जन्म हुआ था अबुल फजल का। और इनके एक और भाई थे फैजी, फैजी और अबुल फजल दोनों विद्वान थे। आगरा में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के आगरा में, और अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने, अबुल फजल ने ये किताब लिखी, 3 भागों में इसको लिखा गया। इस रचना को कितने भागों में? 3 भागों में।
अब इसका जो तीसरा वाला पार्ट है, तीसरे वाले पार्ट को आयने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। छाप लेना, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरे पार्ट को ही छाप लेना, यहीं से धुआं और गर्दा उड़ेगा आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा। तो आयने अकबरी की रचना किसने की? उत्तर देना अबुल फजल ने। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि बताइए अकबरनामा के कौन से भाग को आयने अकबरी कहते हैं, पूछेगा तो उत्तर आपके सामने है, तीसरे भाग को आयने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। और लिखने वाले व्यक्ति का नाम अबुल फजल, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। कहां पे जन्म हुआ? आगरा में। इसके पहले भाग में जो अकबरनामा पुस्तक है, इसके पहले भाग में हुमायूं का उल्लेख है, दूसरे और तीसरे भाग में अकबर का उल्लेख है। ये भी लिख लेना, थोड़ा सा जानकारी मैंने आपको दी है। यदि इसके 3 पार्ट हैं इस पुस्तक के, तो पहले भाग में तो किसके बारे में? हुमायूं के बारे में लिखा गया है, और दूसरे और तीसरे पार्ट में अकबर के संबंधित पूरे शासनकाल को, अकबर कैसा राजा था, कैसा बादशाह था, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी अकबर ने, कौन कौन सी रियासतों पर आक्रमण किया, वो सारी चीजों को लिखा गया है अकबर के शासनकाल को लेकर के। किसने लिखा? अबुल फजल ने। तो इस किताब को 2 नामों से जाना जाता है, दोनों नामों से भैया पेपरों में आती है जो एग्जाम्स में, अकबरनामा और दूसरा आयने अकबरी के नाम से। आराम से नोट करिएगा, धैर्य से, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा। आगे बात करते हैं तारीख ए बदायूनी। पुस्तक कौन सी है? तारीख ए बदायूनी। किसने लिखी है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। पीछे नाम भी बदायूनी है और किताब का भी नाम क्या है? बदायूनी। तो इससे याद रख लेना, लेखक का भी नाम बदायूनी है और पुस्तक का भी नाम बदायूनी है। ये भी कहाँ रहते थे? अकबर के दरबार के विद्वान थे। ठीक है, ये पुस्तक भी किसके बारे में जानकारी देती है? मुगलों के शासनकाल के बारे में। जो कुछ जो पुस्तकें मैं आपको लिखा रहा हूँ, जो मुगलों के शासनकाल से संबंधित है किताबें, है ना, या रचना। आगे बात करते हैं तुझके जहांगीरी। अब नाम से ही समझ रहे होंगे, आत्मकथा है जी। तुझके जहांगीरी क्या है? आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। किसकी है? जहांगीर की। जो फारसी भाषा में लिखी है। 19वें वर्ष तक का इसमें डिटेल्स दी गई है, शासन के बारे में उल्लेख किया गया है। जहांगीर के 19वें वर्ष तक का इसमें डिटेल है। कौन सी पुस्तक में? तुझके जहांगीरी में। जहांगीर की आत्मकथा है। एक बाबर ने लिखी बाबरनामा और जहांगीर ने लिखी तुझके जहांगीरी। ठीक है, 19 वर्षों का। 19 वर्षों का इस वजह से है कि 19वें वर्ष में जाकर के, 18वें 19वें वर्ष में जाकर के जहांगीर का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, चिंताजनक हो गया। ऐसा नहीं रहा कि वो पुस्तक को लिखने में सक्षम था, इस वजह से उसने लिखना वहां से छोड़ दिया, वहां से आगे उसने बढ़ाया। उसके दरबार में उसी के समय में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोतवा बिंद खां था। मोतवा बिंद खां था, उसने लिखा आगे इसको। वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आगे किसने बढ़ाया इस आत्मकथा को? 19वें वर्ष के बाद आगे किसने बढ़ाया? ठीक है, संविधान को भी पढ़ते रहिएगा, अभी रिवीजन आपका कराते रहेंगे और क्लासेस भी लाते रहेंगे। अब संविधान की जो क्लासें हैं वो उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक भी पढ़ाएंगे, अभी लोकसभा अध्यक्षों के बारे में बताएंगे और बताएंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दिए भारत के कितने उप प्रधानमंत्री रहे अभी तक, वो भी बताएंगे, आपको पूरा बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, चिंता ना करो। आप बस जुड़ करके पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए लगातार चैनल को अपने मित्रों दोस्तों के साथ। तो ये हो गई कुछ पुस्तकों के बारे में उल्लेख। कोई दिक्कत समस्या लगी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर अगली क्लास जो सेकंड पार्ट इसी का लेकर के आऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मुगलों के शासनकाल के बारे में। किसके शासनकाल के बारे में? मुगलों के शासनकाल के बारे में बात कर लेते हैं, जो मुगलों का शासनकाल भारत में रहा है। तो मुगलों के शासनकाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है, कौन मुगलों के शासनकाल में रहा? 1526 से 1530 तक। देखो, इतिहास में आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं कि इतिहास के अंदर की जानकारी किसी शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है आपको पता होना चाहिए? मुगलों का एक शासनकाल, और मुगलों में उस व्यक्ति का शासनकाल जिसके विषय में आप पढ़ रहे हैं अंदर किताब में। यदि शासनकाल का थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको आइडिया रहेगा तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये दावा है हमारा। इस वजह से सबसे पहले अपनी जो निगाह, सरसरी जो निगाह आपको रखनी चाहिए टॉपिक याद करते समय, पढ़ते समय, तो मुगलों के शासनकाल पर। वही मैंने आपको पहली क्लास में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, याद कराने की, और नोट आप करते रहिए। ठीक है, और आराम से नोट कर लीजिएगा 2 बार 3 बार देख करके। तो 26 से 30 तक बाबर भारत का शासक रहता है। कौन रहता है? बाबर। अब आपसे कभी क्वेश्चन आया है कि बताओ 1528 में भारत का शासक कौन था? जब आपको शासनकाल याद है तो 1 सेकंड में आंसर लगा देंगे। आपसे पूछा जाए कि 1529 में किसने लड़ाई लड़ी भारत में,
तो शासनकाल याद है तो बता देंगे आप 1 सेकंड में। 1527 में खानवा का युद्ध इनमें से किसने लड़ा? आपको पता है कि 4 साल तक बाबर था भाई, 26 से 30 तक, तो 1 सेकंड में उत्तर लगाएंगे। तो इस वजह से शासनकाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है किसी भी युद्ध का उत्तर देने के लिए, किसी भी और घटना का, या किसी भी किले के बारे में, या किसी भी वाक्य के बारे में, और बहुत सारी अलग अलग जो उपलब्धियां अपने आप में मुगलों की रही भारत में उनको लेकर के। ठीक है, अब 1530 से लेकर के 1540 तक 10 साल का शासनकाल किसका रहता है? हुमायूं का। 30 से 40 आप समझ रहे, सीधा सीधा 10 साल का शासनकाल है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने साल का है? 4 साल का। बाबर 4 साल तक ही रहता है, चौथे साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र आता है, वरिष्ठ पुत्र आता है, ज्येष्ठ पुत्र आता है। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा आता है। अग्रज आता है, अग्रज का मतलब बड़ा होता है, अनुज का मतलब छोटा होता है, ज्येष्ठ का भी मतलब बड़ा होता है, कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है। ये विलोम शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे, जो मैं हिंदी वाले बता रहा हूँ आपको। ये कहाँ मिलेंगे? आपको हिंदी में मिल जाएंगे विलोम शब्द, जो हिंदी में भी काम आएंगे। ठीक है, तो 10 साल तक रहता है, फिर वापस चला जाता है। कहाँ पे? काबुल में। चला नहीं जाता है, मजबूरी में जाता है, अपनी जान को बचा करके। इसको हरा देता है यहाँ पे 1539 और 1540 चौसा की लड़ाई और बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई होती है शेरशाह सूरी से हुमायूं की। 2 लड़ाइयां, 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां होती हैं। शेरशाह सूरी सूरवंश था, सूरवंश बिहार से स्थापित हुआ है, बिहार से सूरवंश का उदय हुआ है ना, यह प्रकाश होता है, फिर वहां से उठता है, वो उत्थान होता है। कौन से राज्य से? बिहार से। तो वहां से उठ करके एक शासक उसमें जबरदस्त, उसका नाम शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी इनको हरा देता है और वो अपनी जान बचा करके भारत को छोड़ करके भाग जाते हैं। शेरशाह सूरी इनका पीछा करता है पूरा पंजाब तक पकड़ने के लिए हुमायूं का। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इसमें आएंगी, जब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी कहानियां भी बताऊंगा अच्छे से, तो आपके दिमाग में उतर जाएगा पूरा मुगल वंश है ना। गलत नहीं करेंगे कोई भी एक भी प्रश्न आप कहीं पे भी। तो हुमायूं वापस चला गया। अब 1540 से 1555, 40 से 55 तक का, 50-55 मतलब 15 साल का जो शासन था। यहाँ पे कितने साल का? लगभग 15 साल का जो शासन है, 40 से 55 तक का, इसे बोलते हैं हुमायूं का निर्वासन काल। हुमायूं का कौन सा काल बोलते हैं भाई साहब? निर्वासन काल। निर्वासन का मतलब है कि हुमायूं भारत को छोड़कर चला गया, भारत से बाहर चला गया, और भारत से बाहर रहा 55 तक, तकरीबन 15 साल तक बात करें तो इस पॉइंट को हुमायूं का निर्वासन काल पढ़ लेते हैं, क्योंकि हुमायूं अपने भाइयों के पास मदद लेता हुआ फिर रहा था। बाबर के 4 पुत्र थे, और 4 पुत्रों में बाबर ने अपना उत्तराधिकारी चुना, वो ज्येष्ठ पुत्र को चुना। ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। हुमायूं को दिल्ली की गद्दी पर बिठा के बाबर का निधन हो गया था 1530 आगरा में। फिर उसके बाद उसे काबुल में दफनाया गया, पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद काबुल में दफनाया गया। किसे दफनाया गया? बाबर को। वो हम आगे चर्चा करेंगे अभी इन सारी विषयों पर, अभी हम बेसिक चर्चा कर रहे हैं बस। ठीक है, तो बाबर था, सॉरी हुमायूं था इसका पुत्र, एक कामरान था, एक हिंदाल था, और एक अस्करी था। ऐसे करके 4 भैया है जी, किसके? बाबर के 4 पुत्र थे। चारों में से कामरान, हिंदाल और अस्करी को, इनको जो दिया गया था वो काबुल का, अफगानिस्तान का और पश्चिमी सीमा प्रांत वाला हिस्सा दे दिया था, और हुमायूं को दे दिया था भारत वाला बाबर ने, क्योंकि बाबर ने वो सब इलाके जीत रखे थे पहले से ही। भारत में आया तो भारत में आया पहले उनको जीत करके, तो सभी को अपने पुत्रों को बांट गया। जैसे पिताजी होते हैं, पिताजी बड़े बूढ़े बुजुर्ग जानते हैं, इस समय जानते हो तो अपने पुत्र में लड़ाई नहीं हो और समस्या नहीं पैदा हो तो बातें पहले प्लॉट में थे, खेत में थे, मकान में थे, दुकान में थे, हिस्सा दे जाते। ऐसे बाबर दे वो हिस्सा अपने जीते जी दे गया था। मुगलों में ऐसे भी पढ़ते हैं कि अपने जीते जी कौन सा शासक था, अपने 4 पुत्रों को अपना साम्राज्य बांट गया था, तो उत्तर आता है बाबर बांट गया था। ठीक है, तो ये वहां रहा अपने भाइयों के पास, कामरान, हिंदाल, अस्करी से मदद लेता रहा। उसके बाद आया 1 साल के लिए, 1555 में आ गया था, और 55 से 56 1 साल तक रहा। 1556 में हुमायूं का निधन हो गया था। 1540 से 1555 अगर इसी वर्ष को दोबारा से हम पढ़ते हैं, ये तो हुमायूं का निर्वासन काल चौके छोड़ के चला गया। अब भाई छोड़ के चला गया तो भारत में तो कोई ना कोई रहा होगा, दिल्ली की गद्दी पर तो कोई ना कोई रहा होगा, दिल्ली को तो चलाया होगा किसी ना किसी ने, तो उसे भी पढ़ लेते हैं कि दिल्ली को किसने चलाया बाद में, दिल्ली की गद्दी पर कौन रहा इन 15 सालों में, इन 15 वर्षों में कौन रहा 40 से 55 तक? तो सूरवंश का शासन शेरशाह सूरी के हाथों में रहा। 55 तक तो नहीं रहा, 45 तक रहा, उसके आगे भी। इसके बाद एक शासक था, वो शासन करता रहा, हेमू नाम का शासक था, हेमू नाम का एक हिंदू शासक था, उसने भी शासन किया था। तो शेरशाह सूरी की बात करें तो 1545 तक शासन में था। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना आप। तो सूरवंश का शासनकाल पढ़ते हैं शेरशाह सूरी का इस बीच में। अब आगे क्या बात करते हैं, 1556 से 1605 तक। देखो बीच का हुमायूं वापस भी आया। 1555 में उसने 2 लड़ाइयां लड़ी, एक मच्छीवाड़ा की लड़ाई लड़ी, एक सरहिंद की लड़ाई लड़ी। हुमायूं ने वापस आया
और दोनों लड़ाइयों को जीता, फिर दिल्ली पे गद्दी पर बैठा 1556 में, और 1556 में मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। तो इतिहासकारों ने लिखा है हुमायूं के बारे में कि पूरे जीवन भर यह शासक लड़खड़ाता रहा, मतलब स्थायी नहीं रह पाया, कभी वहाँ अपने काबुल में, कभी कुछ कंधार में, कभी किसी और इलाके में, अफगानिस्तान के में अपने भाइयों के पास भटकता रहा मदद मांगने के लिए। तो लाइब्रेरी दिल्ली में, एक लाइब्रेरी पुस्तकालय पढ़ते हैं दीन पनाह, उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा पढ़ते हैं, बताएंगे आपको आगे, ठीक है। तो 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल आ जाता है। किसका शासनकाल शुरू होता है? अकबर का। 56 से 1605 तक 4 साल, 60, 40 और 45-50, लगभग 45-50 साल तक अकबर ने शासन किया भारत पर। इन 45-50 सालों में अगर पूरे मुगल साम्राज्य पर नजर डालते हैं तो ज्यादातर लेखकों ने, ज्यादातर इतिहासकारों ने अकबर के शासनकाल को सारे तरीकों से धार्मिक रूप से भी ठीक ठाक माना है। कहीं तक इतिहासकारों में भी मतभेद है अपनी अपनी पुस्तकों को लेकर के कि किसका शासनकाल ठीक रहा, किसका शासनकाल ठीक नहीं रहा, अलग अलग चीजों को लेकर के वो बताते हैं इतिहास को। लेकिन फिर भी अकबर ऐसा शासक था जो सारे धर्मों को अनुमति देता था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। हिंदू धर्म में भी आस्था थी अकबर की, मुस्लिम धर्म में तो आस्था थी क्योंकि मुस्लिम शासक था। इसके अलावा जैन धर्म में भी आस्था थी। जैन गुरु को हरविजय सूरी का एक उल्लेख आता है, उनको भी अपने दरबार में रखता था। उनकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी एक जैन गुरु से, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने क्या बोलते जो मांस खाना छोड़ दिया था बिल्कुल, ठीक है। तो अलग अलग धर्मों के नुमाइंदों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने दरबार में बिल्कुल एक तरीके से संरक्षण देता था। कौन? अकबर। तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला शासक था अकबर, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया उसने, इसे प्रार्थना सभा कह सकते हैं आप। इसमें सभी धर्मों के लोगों को आने की अनुमति थी। सारे धर्मों के लोग फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में, आप कभी फतेहपुर सीकरी जाएंगे, बुलंद दरवाजा आप जाएंगे तो वहां अंदर एक मोन्यूमेंट का नाम, छोटा सा मोन्यूमेंट का नाम इबादत खाना मिलेगा। वहां पे इबादत खाना में आप प्लेट पड़ी होगी, वहां पे आप पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या उसका अर्थ था, क्या मतलब था, ठीक है। खैर विषय में और आगे चर्चा करेंगे। 1605 तक अकबर रहा। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था भारत में। जहांगीर जिसने जहां अथवा विश्व को जीत लिया, इसके नाम का अर्थ यह है जहांगीर, गीर मतलब जीतने वाला, जहां मतलब विश्व को जीतने वाला। इसके शब्दों पे जाएंगे तो बचपन का नाम सलीम था इनका। वैसे ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अकबर के बारे में एक और प्रश्न कई बार पूछते हैं कि पूरे मुगल वंश में एक शासक बताइए, एकमात्र शासक बताइए पूरे मुगलों में, लगा के बाबर से बहादुर शाह जफर सेकंड जो अंतिम शासक था, अनपढ़ शासक कौन सा था जो शिक्षित नहीं हुआ कभी? वो कौन था? अकबर ही था। और एकमात्र शासक जो नगाड़ा बजाता था वो भी अकबर ही था। आगे चर्चा करेंगे सारे मुद्दों पर, आप चिंता ना करें, आप शेयर करते रहें क्लास को। 1627 तक जहांगीर। अब 1627 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल था। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। एक दूसरे के पुत्र ही रहे, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। देखो ज्यादातर मुगलों की बात खत्म हो जाती है औरंगजेब पर आकर के। आपसे कभी भी प्रश्न, जहां तक आप कभी बेटा प्रैक्टिस सेट उठा के देखना, कोई पेपर का एग्जाम उठा के देखना, किसी भी 10 साल के पुराने जीएस के पेपर देखो और जीएस में मुगल वंश से आने वाले प्रश्नों पर गौर डालिए, प्रकाश डालिए आप, तो वहां से आपको मिलेगा कि अगर क्वेश्चन आ रखा होगा तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक कवर कर रहा होगा। मुख्य शासक यही रहे जिनका महत्वपूर्ण इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से अपने इस समय में शासन किया भारत में। बाकी के जिनके बाद जो शासक आए वो कोई 6 महीने, साल भर के लिए, 3 महीने के लिए ऐसे शासक आए, वो कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों में नहीं गिने जाते औरंगजेब के बाद। इस वजह से कम प्रकाश डाला गया है उन शासकों के चीजों पर भारत के अंदर या शासन से संबंधित। लेकिन हमने लगभग कोशिश करी है शासनकाल आपको बताने की इस क्लास में, आप सभी को नोट कर लीजिएगा। तो औरंगजेब 1707 में था, 1707 से 1712 तक। औरंगजेब के बाद शासक आया बहादुर शाह जफर प्रथम, इसे शाह आलम पहला भी कहते थे, ये उपाधि थी इसकी, शाह आलम फर्स्ट भी कहते थे, ठीक है। 1712 के बाद 1713, एक साल तक जे ऐसे ही रहे, कभी 1 साल कभी 6 महीने तक ऐसे बदलते रहे। तो ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है इनके विषय में। जहांदार शाह शासक था, इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। कुछ फैसले ऐसे थे इसके तो लंपट मूर्ख भी इसको कहा गया है। ऐसे प्रश्न आते हैं कि लंपट मूर्ख किसे कहा गया मुगलों में? जहांदार शासक को। 1 साल तक रहा, 12 से 13। अब 1713 से 19 तक, अब लगा लीजिए ये भी लगभग कितने साल रहा? 5 साल रहा, 4-5 साल तक रहा, है ना। ऐसे ही बदलते रहे। तो कौन रहा? फर्रुखसियर शासक रहा, इसे घृणित कायर कहा गया।
क्या बोला गया, आगे आगे बताएंगे। कायर शासक मुगलों में किसे कहा गया, तो फर्रुखसियर को। क्यों कहा गया, कि मैदान को छोड़ करके चला गया, अलग अलग शासकों राजाओं के सामने, है ना, घृणित कायर। 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह शासन में था, ये थोड़े से लंबे समय तक था, 19 से 48 तक, है ना, 19 से 48 तक ये लंबे समय तक था। इसका नाम था मोहम्मद शाह, और दूसरा भी नाम था इसका, रोशन अख्तर के नाम से फेमस था जी। एक दूसरा नाम भी लिखते चलना, अगर आपको बोर्ड पे ना दिखे तो मैं नाम भी बता रहा हूँ, वर्ष भी बता रहा हूँ। 1719 से 1748 तक शासक था मुगलों में मोहम्मद शाह। इसे मोहम्मद शाह रंगीला शासक भी बोलते थे, लिख लेना ब्रैकेट में रंगीला शासक। और इसके एक और दूसरे नाम का नाम लिख लेना, रोशन अख्तर। आपसे पूछा जाए कि मुगलों में रोशन अख्तर के नाम से कौन जाना गया, तो उत्तर आएगा मोहम्मद शाह। रंगीला शासक किसे कहा गया, मोहम्मद शाह को कहा गया। ठीक है, ये डिटेल में चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको एक एक पार्ट, लेकिन यहाँ नाम लिखे मैंने। अब 1748 से लिखेंगे आगे 1754 तक, शासक का नाम था अहमद शाह। 1754 तक अहमद शाह था, और 1754 से 1759 तक, 1754 से 1759 तक शासक का नाम आलमगीर सेकंड था। क्या था, आलमगीर सेकंड, 1754 से 1768 तक। अब इसके अलावा अभी अंतिम शासक पर नहीं पहुंचे हम, अंतिम शासक पर चलते हैं अभी। तो दोबारा लिखो, 1748 से 1754 तक अहमद शाह था मुगलों का, 1754 से 1759 तक आलमगीर सेकंड था मुगलों का शासक। ठीक है, अब इस तरफ से थोड़ा मैं हटा देता हूं आपको, और अभी अंतिम शासकों के बारे में और मैं आपको बता देता हूं। इसे रिपीट करके आप नोट कर लीजिएगा, बेसिक क्लास है, बस परिचय है, टेंशन ना ले ज्यादा। आपको जो पढ़ना है वो पढ़िएगा, और जो छोड़ना है वो छोड़िएगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ये कॉपी लाना। तो अंतिम शासकों के विषय में और पढ़ते हैं अभी आगे। तो देखिए 1759 से 1806, 1759 से 1806 तक, इस बीच का मुगल वंश में जो शासक रहा उसका नाम लिख लेना, शाह आलम सेकंड। कौन रहा, शाह आलम सेकंड रहा। ठीक है, ये शासक था मुगलों का। अब 1806 से, भाई यहीं से शुरू करेंगे पिछली वर्ष से, 1806 से लेकर के आगे की वर्ष में बताता हूँ 1837 तक। 1837 तक जो मुगलों का शासक था भारत में, वो था अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय था सेकंड। ठीक है, एक अकबर फर्स्ट थे और ये अकबर द्वितीय। जय मार जोड़ो गया भैया, खाली अकबर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर अकबर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अकबर सेकंड, ठीक है, तो अकबर सेकंड थे। अब आ जाइए लास्ट में 1837 से 1857 तक, 57 तक नहीं 62 तक लिख सकते हैं इस वर्ष को, 62 तक। 1837 से 1862 तक शासक थे बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो ये थे मुगलों के सभी शासक, जो आपके सामने मैंने कोशिश करी है आपको बताने की भाई साहब, और समझाने की, कि यहाँ से अगर मुगलों में हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, ये आना चाहिए हमें प्रवेश से पहले, कि मुगलों के कौन कौन से शासक रहे और उनका समय काल क्या रहा, शासन काल उनका क्या रहा, और अंतिम वर्ष कौन सी थी, स्टार्टिंग की वर्ष कौन सी थी, शुरुआत कहाँ से कर रहे थे मुगल, है ना। तो ये बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। और उससे पहले भी हमने आपको बता दिया है कि मुगल शब्द का मतलब क्या है, मुगल लैटिन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई हैं आपको, है ना। अपने आप को चगताई तुर्क भी कहता था, पिता की तरफ से और माता की तरफ से बोलता था मंगोल वंश, इसी वजह से नाम क्या पड़ गया, मुगल नाम पड़ गया। तो अंतिम मुगल बादशाह, ये नोट कर लेना बड़े बड़े अक्षरों में, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है अभी तक। अंतिम मुगल बादशाह भारत का कौन था, ये बताइए। अंतिम मुगल बादशाह भारत का, तो अंतिम मुगल बादशाह भारत का कौन था भाई साहब, बहादुर शाह जफर सेकंड। जिस शासक को अंग्रेजों ने पकड़ करके, जब 1857 की क्रांति चली उसके बाद पकड़ करके कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। रंगून का मतलब बर्मा, बर्मा का मतलब म्यांमार, म्यांमार भेज दिया था, और म्यांमार में ही उनका निधन हो गया था। तो अंतिम मुगल बादशाह की जो कब्र स्थित है, समाधि स्थित है, या आप जो भाषा इस्तेमाल करें समाधि कब्र के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, म्यांमार में स्थित है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह की समाधि या कब्र म्यांमार में स्थित है। इसका पुराना नाम रंगून था, फिर बीच में नाम इसका बर्मा हुआ, अभी नाम इसका म्यांमार है। तो नाम बदलते रहे अलग अलग देशों में, इवन भारत में भी बहुत सारे नाम बदलते रहे अलग अलग राज्यों के। ठीक है, तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे।
और पहले मुगल बादशाह बाबर थे भारत के। तो पहला भी याद रखिए और अंतिम भी याद रखिए, ठीक है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पे भी आप अपना परिचय दे रहे होते हैं तो क्या रहता है वहां पे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो कई बार पेपर वाला भी इसी पॉइंट पे काम करता है, या तो पहले को पूछ रहा होगा या फिर अंतिम को पूछ रहा होगा आपसे, है ना, कि शुरुआत कहां से हो रही है। तो बाबर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है, दिल्ली का शासक गद्दी संभालता है, और अंतिम व्यक्ति था 1837 से 1862 तक, नाम बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या बताया मैंने आपको, मुगलों के बारे में, मुगलों के शासनकाल के बारे में और मुगल शब्द के बारे में इस क्लास में। जैसे कुछ और पॉइंट, जैसे बेसिक बात करें मुगलों की, नोट कर लेना, वैसे दूसरे पार्ट में बताऊंगा। और मुगलों की भाषा कौन सी थी, मुगलों की भाषा कौन सी थी, तो मुगलों की भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी, फारसी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इस पॉइंट को नोट कर लेना। मुगलों की जो भाषा थी, जिस भाषा को मुगल इस्तेमाल करते थे भारत में, वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे, फारसी, लिखने में, पढ़ने में, सारी चीजों में, ठीक है। मुगलों में सर्वोच्च जो सैन्य पद होता था, सर्वोच्च सैन्य पद होता था, सेना के अंदर जो पद देते थे सर्वोच्च, वो क्या बोलते थे मुगल, उसे मीर बख्शी बोलते थे। क्या बोलते थे, मीर बख्शी। इसे भी लिख लेना, ये 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं। सेना के सर्वोच्च पद को मुगलों में क्या बोला जाता था, मीर बख्शी। तीसरा तथ्य लिखना है आप यहाँ पे, एक मुगलों में मैं आपको शब्द से रूबरू कराऊंगा और कई बार रूबरू हो रहे होंगे, दीवान। दीवान एक फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, फारसी भाषा का शब्द है दीवान। और इस शब्द का मतलब क्या होता है, वित्त या राजस्व विभाग का अधिकारी। वित्त या राजस्व, लिख लेना, वित्त या राजस्व विभाग का अधिकारी या नुमाइंदा, दीवान पद। जो भी वित्त मंत्री होता था या राजस्व मंत्री होता था, उसे क्या बोल सकते थे, दीवान बोल सकते थे, कि वो दीवान के पद पर काम कर रहा है। सेना के पद पर काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे, मीर बख्शी। और मुगलों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, फारसी भाषा थी। हालांकि बाबर ने अपनी किताब को कौन सी भाषा में लिखा है, बाबर ने अपनी पुस्तक को तुर्की भाषा में लिखा है। ये अलग चीज है, ये आपको नोट करनी है। इसके अलावा ये पहला पार्ट रहा, तो आप बताएंगे कैसा रहा कैसा नहीं रहा, आपको कहाँ तक समझ आया कहाँ तक समझ नहीं आया। कोशिश करी मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, संक्षिप्त परिचय मैंने इसमें दिया है। दूसरा भाग भी मैं इसका पढ़ाऊंगा, दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा और मुगलों से संबंधित पहले उनके प्रशासन पर ही निगाह डालेंगे कि प्रशासन कैसे करते थे, सेना को कैसे काम करने को देते, अलग अलग पद कैसे बनाए थे उन्होंने, किसानों से कौन कौन से टैक्सों को कलेक्ट करते थे उस समय, है ना, कौन कौन से किले उन्होंने बनवाए, कौन कौन से सिक्के उन्होंने अपने दरबारों में अपने शासन कालों में चलवाए, उनके समय में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे जो चित्रकारी करते थे। कोई पशु और पक्षियों के चित्रकार के लिए फेमस रहा, कोई व्यक्तियों के चित्रकारों के लिए फेमस रहा, है ना, कोई इमारतों पर चित्रकारी करने के लिए फेमस रहा। तो ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के आप उठा करके देखोगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि संपूर्ण मिश्रण आपको एक शानदार तरीके से दिया जाए। तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, क्लास के शुरू में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करिए। आप पैट का पेपर दो, पुलिस का दो, चाहे एसआई का दो, चाहे कोई भी दो, आप वनडे एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोशिश मेरी रहेगी कि क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, जहाँ से जो भी डिटेल में पूछना चाहे वनडे एग्जाम्स में कोई भी आयोग यहाँ से पूछ ले, ठीक है। तो संविधान की क्लास भी आपको मिलती रहेंगी और मुगल की, दोनों टॉपिक आपके साथ साथ चलते रहेंगे। ये कोशिश रहेगी जल्दी खत्म करा देंगे इसको। दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे 1 सितंबर से, तो दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरिएगा आप, है ना। और पूरी उम्मीद, हमारी पूरी उम्मीद रहेगी चैनल के साथ और अपने विषयों के साथ कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर कराने की कोशिश करें अपने टॉपिक के माध्यम से। और आप भी पूरी कड़ी मेहनत करिए, और कोई दिक्कत होता आप कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट करते हैं तो उत्साहवर्धन होता है हमारा भी और हमारी इस छोटी सी टीम का भी, ठीक है, चैनल पे जो हमारे साथ काम करते हैं। तो भैया आप इसे पढ़िए, संवैधानिक क्लास आगे आपको मिलती रहेगी। क्लास कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ दूर दराज के क्षेत्रों तक चैनल को पहुंचाइए और शेयर करिए क्लास को। अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले पार्ट में। नमस्कार।